नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम फिर से आप लोगों के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आ गए हैं, जो कि आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का जो मात्रक है वो किसके बराबर होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो पारसेक होता है वह सबसे बड़ी दूरी मापने का इकाई होता है। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष में इसे जो है अंकित किया गया है। तो यहाँ पे 3.25 इसका उत्तर हो जाएगा कि 3.25 इसका क्या है, प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जब किसी झील के तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब कभी भी ऐसा होता है, कोई भी बुलबुला जो हवा का रहता है वो ऊपर आता है ऊपरी सतह पर, तो उसका जो आकार होता है वो बढ़ता है। आप लोग देखे होंगे कि धीरे धीरे उसका आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो किससे आर पार आती जाती है। यानी कहने का मतलब है कि रमन प्रभाव क्या है। तो प्रकाश की रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश की उन किरणों से संबंध है रमन प्रभाव का, जो सभी पारदर्शी माध्यम से जो है वो आर पार जाती है। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है। यानी कि वायुमंडल में जो आप देखते हैं कि प्रकाश जो है वो विसरित हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो उसके विसरण का क्या कारण होता है। तो यहाँ पे जो धूल कण होता है, अगर उस पर प्रकाश का किरण पड़ता है तो चारों तरफ फैल जाता है, और प्रकाश के इसी कारण जो है वो आपका जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि इसके लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं और उसी से पता लगता है कि किसका जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और किसका सबसे अधिक है। तो यहाँ पे बैगनी जो रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और यहाँ पे श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह जो है अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, और सबसे ऊपर जो आप देखते हैं वो लाल होता है और सबसे नीचे जो देखते हैं वो बैगनी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तीन मूल रंग कौन कौन से हैं। तो आप लोग देखिए, प्राइमरी कलर के बारे में सुने होंगे कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है। तो देखिए, तीन कलर जो होते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं और उसी को आपस में मिलाकर बाकी कलर को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीला, हरा और लाल है, जिसको नीला भी कहते हैं, ये सभी प्राथमिक रंग हैं, यानी प्राइमरी कलर हैं। यदि इन तीनों को आपस में मिलाया जाता है तो ये सफेद रंग का उत्पत्ति करते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर यदि किसी माध्यम में ध्वनि की गति कराई जाती है तो इसमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें सबसे अधिक ध्वनि होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए, अभी तक हम नॉर्मल टेम्परेचर पे पढ़े थे, अब यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो हो जाएगा, लोहा में सबसे अधिक, ऐसे भी आप इसमें से लोहा में ही सबसे अधिक ध्वनि का गति रहेगा, और 20 डिग्री सेल्सियस पर भी, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझ लीजिए कि 20 से 22 हम लोग का सामान्य टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि सामान्य तापमान पर ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, तो लोहा में होती है। ठीक है, अगर इस्पात रहता तो इस्पात हो जाता। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है। तो यहाँ पे टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य तकनीकों को प्रेषित करने के लिए जो प्रयुक्त तकनीक है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आवृत्ति आरोपण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो एक कृत्रिम उपग्रह जो होता है दोस्तों, उसमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या हो जाता है, तो वो सौर सेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो भेजे जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह के रूप में, उसमें सौर सेल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो सोलर एनर्जी के द्वारा जो है चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगले प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। देखिए, आप लोग परमाणु रिएक्टर का नाम तो जरूर सुने होंगे। ठीक है,
तो लेकिन ये परमाणु रिएक्टर होता क्या है? तो देखिए यह एक आणविक भट्टी होता है जिसमें जो है यूरेनियम 238 का प्रयोग करके जो है विद्युत वगैरह का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन, आणविक भट्टी, परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी है। ठीक है, और इसमें शीतलक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग भी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे नीलम का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो Al2O3 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कि नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो देखिए जो क्लोरीन होता है उसका प्रयोग जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि क्लोरीन का प्रयोग जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो देखिए जो सबसे शुद्धतम रूप होता है दोस्तों पानी का वो वर्षा का जल होता है। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि जब शुरुआती वर्षा होता है तो उसमें जो है धूल कण और जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब मिला होता है, लेकिन कुछ क्षण बाद जब वो पहली बारिश हो जाती है उसके बाद का जो पानी होता है वो पूर्ण शुद्ध होता है। तो बहुत लोग जो है देखते होंगे जो बर्फ ऊपर से गिरता है उसको खाना खाते हैं क्योंकि वो जो है शुद्धतम रूप होता है, उसे जमा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि वर्षा का जो जल होता है वो शुद्धतम रूप होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो इसमें से जो ग्लाइसिन होते हैं दोस्तों वो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कि ग्लाइसिन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस हैलोजन का उपयोग पीला हारी के तरह किया जाता है? तो देखिए इसमें से जो ब्रोमीन है दोस्तों इसका प्रयोग जो है इस हाइड्रोजन का प्रयोग जो है पीला धारी के रूप में जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, कुछ ऐसी चीजें है जो सामान्य ताप पर जो है ठोस अवस्था में रहती है, कुछ ऐसे है जो सामान्य ताप पर धातु होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं या द्रव अवस्था में होते हैं, और कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो ये सभी अलग अलग प्रश्न है। यहाँ पे साधारण पूछा गया है कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में इनमें से कौन रहती है? तो यहाँ पे आप देखिए जो आयोडीन होते हैं वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसको अगर असामान्य ताप दिया जाए तो ये जो है द्रव अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसमें जो फाइब्रोइन होते हैं दोस्तों ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कि कृत्रिम पदार्थ इसमें से फाइब्रोइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो फिनॉल है उसका प्रयोग जो है बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि फिनॉल का प्रयोग जो है वो बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बेकेलाइट किसके संघनन से बनती है? तो यहाँ पे जो बेकेलाइट है वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के जो है संघनन के कारण जो है बनती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सका, यानी कौन सा ऐसा बहुलक है जिसका जो है जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो जो पीवीसी होता है यानी कि यह जो है अक्षय होता है, इसको जो है क्षय नहीं किया जा सकता है, यानी जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। बाकी जो आप देख रहे हैं सेल्यूलोज, स्टार्च और प्रोटीन इसे जो है जैव निम्नीकृत किया जा सकता है, मतलब जो सड़ गल सकता है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पीबीसी जो होता है प्रोविनाइल क्लोराइड ये इसे जो है हम लोग जो है जैव निम्नीकृत नहीं कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। हमारा अगला प्रश्न है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किस चारकोल का उपयोग किया जाता है? देखिए जब चीनी तैयार होता है तो यह हल्का पीले रंग का होता है, तो इसे जो है रंग विहीन करने के लिए जो है जानवर का चारकोल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो पवित्र त्योहार होते हैं उसमें चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जानवर के चारकोल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित क्यों किए जाते हैं? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि आलू के चिप्स को प्लास्टिक के थैलों में इसलिए संकुचित किए जाते हैं क्योंकि उसमें जो है नाइट्रोजन का वातावरण क्रिएट किया रहता है जिससे वो जल्दी खराब ना हो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ये आलू के चिप्स के लिए ही नहीं, जितने भी मार्केट में कुरकुरे वगैरह होती है उसमें जो है नाइट्रोजन का वातावरण क्रिएट किया हुआ रहता है, इसी कारण जो है उसको प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किया जाता है ताकि उसमें जो है नाइट्रोजन भर दिया जाए और वो जो जल्दी खराब ना हो। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षण हेतु जो है सोडियम बेंजोएट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है। तो देखिए जो सबसे मीठी चीनी होती है दोस्तों वह फ्रक्टोज होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कि फ्रक्टोज जो होती है वो आपका सबसे सॉरी यहाँ पे सुक्रोज हो जाएगा आपका। सुक्रोज जो होता है वो सबसे मीठी चीनी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि निम्न में से मीठी चीनी जो है सुक्रोज होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो यहाँ पे अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो उत्परिवर्तन होता है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। यानी कि आप देखते हैं कि जगह जगह मौसम के हिसाब से जो है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, उसके शाखाओं में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो उसी को जो है जीवन उसी के कारण जो है जीवों में विविधता अत्यधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है कि जन औषधि दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए जो जन औषधि दिवस मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पे 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगर बात किया जाए कि 9 मार्च यहाँ पे है तो 9 मार्च को ऐसा कुछ खास दिवस नहीं मनाया जाता है। जबकि यहाँ पे 11 मार्च जो आप देख रहे हैं 11 मार्च को जो है वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है। क्या, वर्ल्ड प्लम्बिंग डे, यानी कि जो चढ़ाई करने का दिन होता है। ठीक है, विश्व चढ़ाई दिवस भी कहते हैं हिंदी में। और इसके अलावा जो 10 मार्च आप देख रहे हैं 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिन जो है अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाता है 10 मार्च। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना जो है शुरू की है। तो अभी हाल ही में जो है निंगल नालामा योजना शुरू करने वाले जो राज्य है वो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, जहां एमके स्टालिन क्या है अभी मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं अगर तमिलनाडु की हम बात करें तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किए हैं। यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होना चाहिए, उनका ऐसा मानना है। ठीक है, इसके अलावा आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज भी बनी है। कौन, आदिवासी महिला श्रीपति। इसके अलावा हुंडई और आईआईटी मद्रास जो है अभी हाल ही में तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की भी स्थापना करेगी। इसके अलावा टाटा पावर जो है उसने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपया निवेश करने की भी घोषणा की है। किसने, टाटा पावर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया है। तो वो किस राज्य से किया है। तो यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल का जो परीक्षण है वो ओडिशा से किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब जब ओडिशा की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है उन्होंने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा जो है अगर दूसरा बात करें तो ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना भी लॉन्च की है। कौन सा योजना, स्वयं योजना। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। इसके अलावा ओडिशा के रेड आंट चटनी को जो है जीआई टैग दिया गया, जिसे काई चटनी के भी नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। तो यहाँ पे भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी अगर भारत की बात कर रहे हैं तो अभी एक बात बता दे कि भारत जो अभी भारत की पहली महिला रोबोट जो है व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। ठीक है, इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा, जो कि एक खराब स्थिति है, इतने नंबर पे नहीं होना चाहिए, इसका स्थिति थोड़ा सा बिगड़ा है। ठीक है, डेनमार्क ने अभी भारत में हरित ईंधन गठबंधन की भी शुरुआत की है। भारत अभी श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में भी शीर्ष स्थान पर रहा है। अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश भी भारत बन गया है। भारत स्क्वायर 1 किलोमीटर अरे वेधशाला परियोजना में भी शामिल हो गया है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का
लोकायुक्त जो है न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का चिड़ियाघर में निधन हो गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या था, बबलू। अभी मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैबिनेट में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे फिर अगले सीरीज में आपको एक अच्छी प्रश्नोत्तरी के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज आगे भी पसंद आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, आप लोग स्वस्थ और खुश रहें। तब तक के लिए बाय बाय।